You all are welcome to your channel Education and ज्ञान. So first of all I'm so sorry कि मैं कल अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए because of some health issues. लेकिन आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ 12th स्टूडेंट्स को या कॉलेज गोइंग्स या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि ये 9th 8th 10th 11th 12th हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इजी से लेकर टफ़ लैंग्वेज तक आपको यहाँ मिलेगी और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अनसीन पैसेजेस टुडे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पैसेज बहुत ही टाइम टेकिंग होता है या फिर वो काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम पे लॉन्ग हो सकते हैं या ज़्यादा शॉर्ट होंगे, तो क्या है उससे भी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसके बजाय कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पैसेज के नाम से घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज़ टू मच टाइम टेकिंग, कि बहुत सारा तो इसमें टाइम भी ख़राब होगा और ये सोल्व करना है, क्वेश्चंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हम भी यही सोचते थे, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को सोल्व नहीं करते हो, उसकी प्रैक्टिस करके नहीं देखते हो, तो हमें यही लगता है कि इससे मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता है। या फिर कई बार बिना प्रैक्टिस के हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान होगा, हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि ये भी बोला जाता है कि बच्चा हर एक चीज़ माँ के पेट में तो सीख कर नहीं आता है। सो दैट इट इज़ कि एक टाइम तक हमें भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, हमें भी ये बहुत ही टाइम टेकिंग लगता था, हम खुद इसे अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन वही बात है कि जब एक टाइम के साथ अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाती है, आप उसे सोल्व करना सीख जाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है और क्यों ना हमें उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पैसे सोल्व करने का हमारा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम शुरू से पैसेज को पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। आप कंटिन्यूअसली उसको रिपीट करने लग जाते हो, तब तक आपको समझ आता है। उससे क्या होता है, आपकी 5 से 10 मिनट जो वो पेपर में ख़राब हो जाती है। तो उसका सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि आप पैसेज को पढ़ना छोड़ें, यानी कि सबसे पहले आप पैसेज को ना पढ़ें, बल्कि उसके बजाय आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दें। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी उसमें जो मेन पॉइंट है, जिसके बारे में भी क्वेश्चन बात कर रहा है, हम उसी के बारे में क्यों ना उस आंसर को सोल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज़ 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर बात की जा रही है हमारे इंडिया की जो 1.2 बिलियन पीपल है कि वो कितने एज के अंडर हैं, यानी कि उनकी जो 1.2 बिलियन हमारे जो पॉपुलेशन है वो कितनी उम्र तक के लोगों की है। डोंट लुक एट द आंसर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन व्हाट इट इज़ आस्किंग। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे कि ओके, इसमें ये एज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एज ग्रुप है जो 1.2 बिलियन पीपल उससे बिलोंग करते हैं। फिर हम जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द रीजन्स फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स अमंग द यूथ इन इंडिया। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो सुसाइड्स हो रहे हैं उसके क्या रीजन्स हैं, तो हम इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कि ये बात कर रहा है कि हमारा जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री कब तक बन जाएगा, यानी कि कौन से साल तक बनेगा। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द डैश विद इन फैमिलीज इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। कि हमारे जो इंडियन फैमिलीज है उनके बीच में हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट यूथ फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। कि हम अपने यूथ को सुसाइड करने से कैसे रोक सकते हैं।
अब कई लोगों को क्या है कि ये तरीका भी बोरिंग लग रहा होगा कि नहीं नहीं इसमें क्या नया है, या फिर इसमें तो वही टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो बता रही हूँ, थोड़ा धीरे बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन जब भी आप देखें, पहले देखिए पैसेज की लेंथ क्या है। आप इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक अनसीन पैसेज भी एक टफेस्ट ही वर्क है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो टारगेट रखिए कि पैसेज की लेंथ के अकॉर्डिंग कि हमें 2 मिनट में सोल्व करना है। थोड़ा बड़ा है तो 3 मिनट ले लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आई थिंक पैसेज में नहीं लगता, चाहे वह कितना ही बड़ा हो। और ज़्यादा बड़े हमारे जो पैसेज है वो दिए भी नहीं जाते हैं। तो ये जो पैसेज है, मैंने इसका टारगेट 2 मिनट के लिए मेरा रखा हुआ था और मैंने इसे 2 मिनट में सोल्व भी किया है। हालांकि आई एम ट्राइंग कि टाइम और भी कम हो, कि हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर पाए। 1.5 मिनट से कम में आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसेज इतना भी छोटा नहीं होता है कि तुरंत देखते ही आंसर आ जाए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि इंडिया की जो है 1.2 बिलियन पीपल कौन सी एज के अंडर आते हैं। अब हम पैसेज में देखेंगे, हम स्टार्टिंग से अब पैसेज को रीड करना शुरू करेंगे। हमारे क्वेश्चंस की मेन जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करने के बाद, कि भाई अब हम देखते हैं कि हमारा पैसेज जो है उसके अंदर क्वेश्चन क्या है। जैसे ही हमें एक भी कीवर्ड फाइंड आउट होता है, चाहे वह सेकंड क्वेश्चन से बिलोंग करता है, चाहे वह थर्ड क्वेश्चन से बिलोंग करता है, तो हम उसको तुरंत अपने क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर के अंदर उसमें टिक कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट था 1.2 बिलियन पीपल जो है कौन सी एज के अंडर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। देखिए पहली ही लाइन में हमारा आंसर हमें मिल गया है कि 26 की एज हमारी जो है उसके अंडर 1.2 बिलियन पीपल आते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर टिक मार्क करेंगे बी ऑप्शन के ऊपर 26। आंसर मिल गया है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की जो यूथ है उसका सबसे ज़्यादा सुसाइड नंबर, यानी कि कितने लोग सुसाइड करते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो हम आगे पढ़ते हैं पैसेज। एंड बाई 2020 वी आर फोरकास्टेड टू बी द यंगेस्ट कंट्री। ओके, हम यहाँ पर इसे छोड़ भी सकते हैं, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको एक आंसर मिल गया है तो ऑफ कोर्स उसके 2-3 लाइन के बाद तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आप उसको स्किप कर दें, उस एक पैराग्राफ को, उस लाइन ख़त्म होने तक। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज़ द हाइएस्ट सुसाइड रेट इन द वर्ल्ड अमंग द यूथ स्टैंडिंग एट 35.5 पर 1 lakh 1 lakh people for 2012। द रीज़न, ओके, हमारा क्वेश्चन के अंदर पॉइंट था कि व्हाट आर द रीजन फॉर सुसाइड, तो यहाँ पे हमें रीज़न मिला है। अब हम आगे देखते हैं। फॉर सच हाई नंबर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। तो ये कह रहा है कि जो रीजंस हैं इतने हाई नंबर में लोगों के सुसाइड करने के, उसके रीजंस हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हमारा आंसर है। जी हाँ, फर्स्ट है लैक ऑफ मॉनिटरी हेल्प बाय द गवर्नमेंट, सेकंड है लैक ऑफ हेल्दी फूड्स, एंड थर्ड है लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर सी है, लैक ऑफ गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। हमारा आंसर सी रहेगा। तो कितनी आसानी से हम अपने आंसर से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो हमें हमारे टाइम को भी सेव कर रहे हैं और हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी वो बढ़ा रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन था बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो थर्ड जो आंसर है वो एक तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा इसमें वो हमारा 2020 है, क्योंकि जो 2012 के अंदर जो हमारी रिपोर्ट्स आई थी ये आंसर उनके बेसिस पर दिया गया है, ना कि पैसेज के अंदर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कम ही मिलते हैं। बाय द वे ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस बारे में कितना पता है या नहीं पता है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द विद इन फैमिलीज इज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कि हमारे फैमिलीज के अंदर, इसमें हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहले ये कह रहे क्लैश ऑफ वैल्यूज, क्लैश ऑफ पावर, क्लैश ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लैश ऑफ थिंकिंग।
यानी कि इसमें वैल्यू, रिसोर्स, थिंकिंग और पावर के बारे में बात की गई है। तो अब हम अपने पैसेज को देखेंगे कि पैसेज में इन सब के बारे में कहाँ बात की गई थी। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमने अभी पढ़ा भी था, द क्लैश ऑफ वैल्यूज़ विद इन फैमिलीज इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर वैल्यूज़ जो क्लैश है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था जो बात कर रहा है हाउ कैन वी प्रिवेंट यूथ फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड, कि हमारा जो यूथ है हम उसको सुसाइड करने से कैसे रोक सकते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। बाय मेकिंग फैमिलीज प्रोग्रेसिव, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच promote good behavior, by creating an environment which promote positive well-being, and by creating career opportunities। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, as young Indians become more progressive, their traditionalist households become less supportive। यानी कि जो उनके हाउस होल्ड्स हैं, हमारे जो फैमिलीज़ हैं, जो भी हमारे फैमिली जो रिचुअल्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफ देयर चॉइसेस pertaining to financial independence, marriage age, प्री मैरिटल सेक्स, रिहेबिलिटेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली, कि अपने बड़ों की जिम्मेदारियों को निभाने में, या फिर एक शादी की उम्र हो जाती है उन चीज़ों को लेकर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी पूरी तरह नहीं है। सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें रोकते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो इसमें एक तरीके से कि इनडायरेक्ट वे में जो आंसर दिया गया है कि ये सभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनसे दूर हमें उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो हमारे आंसर के अंदर दिया भी हुआ है, और ये देखिए सबसे पहले बाय मेकिंग फैमिली प्रोग्रेसिव, कि सबसे पहले हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस के द्वारा हम हमारे यूथ को जो है सुसाइड करने से रोक सकते हैं। तो सिर्फ फैमिली की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हर तरीके से ही, यानी कि हमें इंडिपेंडेंट बनाना होगा। सिर्फ फैमिली की प्रोग्रेस से भी हम सुसाइड नहीं रोक सकते हैं। बाई क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच प्रोमोट गुड बिहेवियर, सिर्फ अब ये बताइए कि सिर्फ एक अच्छा बिहेवियर आपको कहाँ तक ले जा सकता है। मान लीजिए कुछ लोग आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट जा रहा है ना। तो थर्ड है बाई क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच प्रोमोट पॉजिटिव वेलबींग, और फोर्थ है बाई क्रिएटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। फोर्थ कहता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो देने के बाद जो वो सुसाइड करना कम कर देंगे। थर्ड कहता है कि उनको एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो पूरे तरीके से उनको एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जाए हर फील्ड में, चाहे वो फैमिली है, चाहे करियर है, चाहे उनकी मैरिटल एज है या उनकी सेक्सुअल लाइफ है, कुछ भी है। यानी कि कुल मिला के जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बात कर रहा है एक पूरे एनवायरनमेंट की, जिसके अंदर हमारी फैमिली भी आ जाती है, जिसके अंदर हमारा एक गुड बिहेवियर भी आता है, और जिसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। तो गाइस क्या है कि आप लोगों को पैसेज में आंसर को समझने की ज़रूरत है कि ये आफ्टर ऑल ये कह क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूरेट एक एक चीज़ पैसेज के अंदर मिल जाती है। आजकल हमारा जो स्टडी का जो कंपटीशन का लेवल है कहीं ना कहीं वो बढ़ चुका है थोड़ा सा। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि कई बार हमें इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं जो हमें सर्च करनी पड़ती हैं। 9 to 12 के बेसिस के ऊपर जो बात की जाए तो सब सारा मटेरियल उन्हें पैसेज के अंदर मिल जाता है, वो आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है तो हमें कई बार क्या होता है कि गुस्सा भी आता है, क्या यार पैसेज पूछा हुआ है इसमें तो आंसर ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है कि जल्दबाजी में हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि ओहो टाइम निकला जा रहा है, नहीं कहीं इसका ये आंसर नहीं है, मैं कहीं गलत ना लगा दूँ। कई बार हम उस चक्कर में भी उसको गलत आंसर कर देते हैं। तो इसमें हेजिटेट होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। आप अगर पैसेज को आप लोग बार बार, अगर डेली के आप 5 पैसेज भी करते हो, ट्राई कर रहे हो, एक्सरसाइज को आप सोल्व करने की ट्राई करते हो, तो आप इसको सीख जाओगे। ऐसा नहीं है आज का हमारा फर्स्ट पैसेज जो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है
कि भी मेरा जो स्टडी का तरीका है उससे रिलेटेड आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो नहीं हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हर एक चीज़ तरफ से आप लोगों को पैसे सोल्व करने के कुछ टिप्स हैं, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले है डोंट बी पैनिक, कि पैसेस को देख के घबराना नहीं है कि मैं सोल्व नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम कम है, 1.5 घंटा है, उसमें से 5-10 मिनट ये पैसेस खा जाएगा, इसको क्यों ना लास्ट में करूं। भाई पैसेस को लास्ट में कभी मत करो। पैसेस अगर आपको फर्स्ट में मिल रहा है तो फर्स्ट में ही करो, क्योंकि आपके जो 5 नंबर है, कुछ भले ही कई बार क्या होता है कि ऑपोजिट मीनिंग अगर आपसे पूछ लिया जाता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई बार बाई चांस हम जल्दबाजी में क्या है कि वो माइंड से स्किप हो जाता है, तो एक अलग चीज़ है, वरना वो भी आपको पैसेज के अंदर ही मिलता है। आप कुछ लाइंस को पढ़ना शुरू कीजिए, लास्ट के लाइंस को पढ़िए, मिडिल लाइंस को पढ़िए, आपको उनका आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। सेकंड है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कि कई बार क्या होता है ओ पैसेज ही तो है, मैं तो इसे कभी भी सोल्व कर सकता हूँ, तो इस चक्कर में भी कुछ लोग लास्ट में छोड़ देते, क्या लगेगा 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, मैं तो आसानी से कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड बी काम, कि शांत रहें, शांत दिमाग से ही आप आसानी से कुछ भी काम कर सकते हो। रीड ओनली वंस बट केयरफुली, यानी कि पैसेज को भले ही एक बार पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो पूरा ध्यान से। उसमें ऐसा ना हो कि आप एक बार पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ने के बाद आपको ध्यान है अरे मेरा ध्यान तो था ही नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था, तो ऐसा ना करें। उसको पहले पूरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, एक ही बारे में आप उसको अच्छे से पढ़ो बस। मैं दोबारा के लिए नहीं बोलूँगी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो, वरना चाहे आप 4 बार पढ़ते रहो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स यानी कि हमने जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, और फिर हमने इससे रिलेटेड हमारे जो है पैसेज के अंदर भी अंडरलाइन किए हुए हैं, तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके लिए सोल्व करना उनको आसान हो जाएगा। एंड ट्राई टू रिलेट द वर्ड मीनिंग टू द ऑप्शन एंड द पैसेज। जब आपसे किसी वर्ड को देके और पूछा जाए कि पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है, तो उसको रिलेट करने की कोशिश करें पैसेज के अंदर जो दिया गया है उसके थ्रू। उसी से क्या है कि आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करें, उसके 1-2 लाइन को देखें, पढ़ें और फिर पता लगाए कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है। वरना आप अपने ऑप्शंस को भी उसमें पुट करके देख सकते हो, जो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और फर्स्ट ही वीडियो है, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पैसे समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा नहीं लगा है। जो भी समझ में आया हो नहीं आया हो तो भी आप ज़रूर मुझसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, कल या परसों में ही। और मैं ट्राई करूँगी कि हम कल ही अपना एक और टॉपिक शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम 1-2 दिन के लिए पैसेज कंटिन्यू करें, हर तरीके के टफ, इजी, टफेस्ट, इजीएस्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्या पता कहीं आप लोगों के शेयर करने पे किसी का भला हो जाए, कहीं ना कहीं हमारा भी भला हो जाए, कि हमारे थ्रू कोई सीखेगा तो हमें अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने किसी को बताया है और सामने वाले को समझ भी आया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।